Hello everyone. Good evening everyone. Good evening everyone. Good evening Prachi. Hello Abhilipsa. आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ह्यूमन हेल्थ जो बचा हुआ था रीडिंग वाला पोर्शन वो रीड करें. अब मुझे ये बताओ वो वाला पोर्शन मैं पहले कराऊं, माइक्रोब के पहले कराऊं या लास्ट में कराऊं चैप्टर के. मतलब आज ही लास्ट पार्ट में कराऊं या फिर अभी स्टार्टिंग में. बताओ क्या कहते हो. ठीक है, रीड कर लिया ना. ठीक है, फिर भी एक बार मैं कराऊंगी. ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा मैं बताऊंगी. या मुझे ये बताओ मैं पहले कराऊं या फिर लेक्चर के एंड में. गुड इवनिंग अलीजा दोरमी. हेलो पायल, कर लीजिए पहले खत्म. हाँ ठीक है ना. 5 मिनट तनिया भी लगे साथ, 10 मिनट तो जाएंगे. ठीक है. अच्छा लास्ट में प्राची कह रही है अभी. वो गुड इवनिंग DG21. चलो पहले कर लेते हैं, मैं तो कहती हूँ. बाकी ठीक है, चलो अलीजा भी पहले कह रही है, चलो कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है, कोई बात नहीं डोरमी, पहले कर लेते हैं हम. ठीक है. चलो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में लेक्चर के जाते जाते, वो वाला एंटीबॉडीज वाला जो मदर से एंटीबॉडीज आती है. मैंने स्पेसिफिकली वर्ड वहां पे लिखा था कि उसमें वो किसका एग्जांपल है. नेचुरल एक्टिव का है, आर्टिफिशियल एक्टिव का है, नेचुरल पैसिव का है या फिर आर्टिफिशियल पैसिव का है. वहां पे आधे बच्चों ने लिखा नेचुरल पैसिव, आधों ने लिखा नेचुरल एक्टिव, बट उसका आंसर नेचुरल पैसिव होगा ना. मैंने टेलीग्राम पे इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था. हाँ अभिलिप्सा ने ठीक लिखा था, बाकियों ने भी ठीक लिखा था, लेकिन कुछ ने गलत लिखा था. मैंने वो नेचुरल पैसिव पूछा था ना, क्योंकि पैसिव मैंने वहां पे क्यों बोला था, क्योंकि एंटीबॉडीज वहां पे बन तो मदर के मतलब जो बच्चा था उसको तो अपनी मदर से मिल रही है ना. बच्चे ने खुद तो एंटीबॉडीज नहीं बनाई, तो वो तो एग्जाम्पल पैसिव का हो जाती है ना. है ना. बाकी मैंने इसको अच्छे से मैंने इसको फ्लो चार्ट से बिल्कुल अच्छे से पार्ट नंबर 2 में शायद बताया था वो एंटीबॉडीज के बारे में. जिसको भी डाउट होता हो इसमें जाके पहले उसको क्लियर कर लेना. इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है. हमेशा क्वेश्चन बनता है इस इम्यूनिटी वाले टॉपिक से. तो इसको पहले ही क्लियर करके चलो. ठीक है. चलो ठीक है, पहले हम अपना ह्यूमन हेल्थ वाला कंप्लीट करेंगे. थोड़ा सा रहता था रीडिंग पोर्शन, फिर हम माइक्रो वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. देखो पर्सनल मेंटरशिप, देखो जिसको भी पर्सनल मेंटरशिप लेनी हो वो ले सकता है. ठीक है. इसकी जो सीट्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हो चुकी हैं, जिसको लेना हो वो ले सकता है. ठीक है. जिस एम से ये आपका स्टार्ट किया गया था पर्सनल मेंटरशिप की, नंबर जो है बच्चों के इंक्रीज कराने हैं 660 अबव 670 अबव, वो एक्चुअली अभी इसी टाइम पे इसी मंथ में जो है या प्रीवियस मंथ्स में से जो देखा जा रहा है कि इतने नंबर एक्चुअली बच्चों के अभी तक ही हो चुके हैं. तो अगर तुम भी चाहते हो कि इतने नंबर तुम्हारे भी अभी से हो जाए, अभी से होंगे तभी तो आगे जाके 700 प्लस स्कोर कर पाओगे ना. तो अगर तुम चाहते हो तो तुम पर्सनल मेंटरशिप ये ले सकते हो. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पे मैं पर्सनल सेशंस लूंगी. अभी मैंने एक सेशन अभी मैं देखूंगी. ठीक है, कब लूंगी. तो उसमें भी देखो सेशन में एक ले लूंगी, दो ले लूंगी. ठीक है. लेकिन तुम्हें डेली वहां पे जो आके मोटिवेट करता है कि तुम्हें अब किसी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है बैकलॉग की, तो जो डेली तुम्हारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करते हैं ना, तभी मैं कहती हूँ वहां पे एक तुम्हारा मेंटोर जो है वहां पे एक जरूरी होना चाहिए, जो कि डेली लाइफ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. मैं तुम्हें एक बार वहां पे बता दूंगी कैसे करना है, 2 बार बता दूंगी. तो हमें वहां पे हर टाइम मेंटोर चाहिए होता है, जिसके लिए बेस्ट चीज आपके लिए वहां पे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज है अगर तुम काजल 123 कोड यूज करोगे. अदरवाइज इसका प्राइस आपको 5000 रुपीज ही पड़ेगा. ठीक है. तो जिसको लेना हो काजल 123 कोड डाल के आप ले सकते हो. ठीक है. चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा पार्ट ह्यूमन हेल्थ का रह गया था, उसके बाद हम माइक्रो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हेलो शिव. ठीक है. अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट से पहले.
पहले अटेंडेंस मार्क करो, और जो मुझे बात बताओ जिन्होंने नेचुरल एक्टिव लिखा था उनको क्या पनिशमेंट हुआ, मैं ये बताओ, नेचुरल एक्टिव वालों को। मैंने टेलीग्राम पे इस चीज को एक्सप्लेन भी करा था, उसके बाद भी नेचुरल एक्टिव। चलो करते हैं अब हम स्टार्ट ये वाला, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर दो सब फटाफट से, पहले सबकी अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, एडोलेसेंस से पढ़ रहे थे, उससे पहले वाला कैंसर और ड्रग्स वाला टॉपिक हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। देखो पहली बात तो एडोलेसेंस मींस अ पीरियड एंड अ प्रोसेस को हम पीरियड भी कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं, और एक प्रोसेस भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपका बेसिकली चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, जो कि आपका 12 to 18 ईयर्स लगभग का आपके पास रहता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में इतना दे रखा है। फिर उसके बाद एडोलेसेंस हमें पता है वही चाइल्डहुड एडल्टहुड को जो लिंक करता है, इट एक्ट्स एज एन ब्रिज हम जनरली कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है। फिर क्या है एडोलेसेंस में क्या होता है, आपके पास कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। बायोलॉजिकल कैसे, आपकी बॉडी डेवलप होती है, बिहेवियर कैसे, बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज होता है, बिकॉज टीनेजर्स में ऐसा होता है जनरली कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होता रहता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो इस चीज से हमें अपने ये टीनेजर्स या एडोलेसेंस वाले पीरियड में हमें ये चीज दिखती है। फटाफट से इन टॉपिक को खत्म करेंगे, रीडिंग पोर्शन वाले को, फिर हम डायरेक्टली अपने माइक्रो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडोलेसेंस दस इज द मोस्ट वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है। वल्नरेबल कैसे, क्योंकि यही एक मेन एज मानी जाती है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा लाइक एडिक्ट होते हैं, या फिर सिंपली मैं बोलूँ वल्नरेबल किससे होते हैं, आपके मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इसी टाइम पे आपके पास जो है मैक्सिमम जो है मानी जाती है ना। अब उसके बाद है कि जो देखो मेनली क्या होता है, जो एडोलेसेंस वाली एज होती है ना, उसमें हम जनरली देखते हैं कि जैसे ड्रग अब्यूज हो गया, अल्कोहल अब्यूज हो गया, तो इस एज में ज्यादा ट्राई जो है बच्चे करते हैं, ठीक है। इस एज में ट्राई करने की जो है बिगनिंग वो करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज क्यूरोसिटी होती है उनमें कि है क्या ऐसी चीज, हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी, एडवेंचर के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन, ये चीजें पहली बात तो इस वाली एज में आती हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज जो है, सिंपली बोलो तो इनका मिस यूजेज जो है वो लोग जो है करते हैं। दूसरा रीजन क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस, पढ़ाई से किसी को स्ट्रेस होता है, उससे बाहर निकलने के लिए हम अपने अल्कोहल ड्रग्स वगैरह लोग लेने लग जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा परसेप्शन माने जाते हैं कि ये तो बहुत कूल है, जो इनको यूज करता है वही बहुत ज्यादा कूल होते हैं, बाकी सब पागल होते हैं, ऐसी परसेप्शन भी लोग बना लेते हैं, ठीक है। इस रीजन की वजह से ऐसा होता है, ड्रग अब्यूज वगैरह हो सकता है। साथ ही साथ क्या दिख रहा है, अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन टू एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स। अगर किसी का फैमिली स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, लड़ाइयाँ ये सब चलता रहता है, तो कभी कभी ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज इस केस में भी हो जाता है, ठीक है। एडोलेसेंस में इतना ही था, तुमने वैसे भी रीड कर लिया होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, गलती होती रहती, चलेगा, छोड़ दे, अच्छा ठीक है अभिलिप्सा, चलो कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो एडिक्शन और डिपेंडेंस पढ़ते हैं। देखो बिकॉज ऑफ द परसीव बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटेडली, सबको पता है ड्रग्स रिपीटेडली यूज होते हैं, किस रीजन से होते हैं, मेनली एज एडोलेसेंस एज में होते हैं, वो आपको मैंने बता दिया, है ना। एडिक्शन जनरल, देखो यहाँ पे ना हमें दो चीजें डिफरेंस देखना है, पहले एडिक्शन देखना है, फिर हम डिपेंडेंस देखते हैं। तो एडिक्शन क्या होता है, सबसे पहले एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया का मतलब मैंने आपको कोका अल्कोलॉइड वाले चार्ट में बताया था, चार्ट भी बहुत बच्चों ने प्रिपेयर किया था, सबने जिन्होंने भी प्रिपेयर किया था सबका अच्छा था, जिन्होंने नहीं किया एज योर विश, अब तुम्हें करना है नहीं करना मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं एडिक्शन क्या था। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है कि आप मतलब आपका जो माइंड है वो इतना ज्यादा उसी चीज के लिए इतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है कि अगर वो चीज मिली तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपकी जनरली क्या होता है, जब हम अपना ड्रग्स या फिर अल्कोहल का ज्यादा हम यूज करने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स ऐसे बन जाते हैं कि जब तक वो चीज मिलेगी नहीं ना, तब तक उनको वो पागल से हो जाएंगे। इसी चीज को हम कहते हैं एडिक्शन, जहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है किसी भी चीज से, कौन सी चीज हो सकती है, ड्रग्स या फिर अल्कोहल। इससे क्या होता है, जो आपके लोग होते हैं वो आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब अपने आप के बारे में भी नहीं सोचते, दूसरों के बारे में तो सोचना दूर की बात, अपने बारे में भी नहीं सोचते, जो चीज उन्हें चाहिए वो उन्हें चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। फिर क्या है, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स का अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, वही रिसेप्टर्स का आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि रिसेप्टर्स आपके सिर्फ उसी डोज पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि आपकी हाई डोज अगर मिलेगी तो ही रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज लो पे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, है ना। इससे क्या होता है, जनरली फिर आप एडिक्शन में जो है चले जाते हो। फिर लिख रखा है इट इज लीडिंग टू अ रेगुलर यूज अब्यूज फ्रॉम विच ही और शी मे नॉट एबल टू गेट आउट, सबको पता है इससे हम बाहर निकलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है डिपेंडेंस। पहली एक डेफिनेशन याद करके चलो, एडिक्शन क्या है, इट्स बेसिकली द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ठीक है। डिपेंडेंस क्या होता है कि मान लो आपकी बॉडी, मान लो कभी कोई आप ड्रग ले रहे हो, लेकिन आपने अपने ड्रग को सडनली क्या करते हैं, अब आपने छोड़ दिया, मैं नहीं लेता, लेकिन आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे आपकी बॉडी में कि जिससे आप उस चीज को छोड़ ही नहीं पाओगे। अब वो सिम्टम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, आपको नोजिया हो सकता है, नोजिया फील हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, उसके बाद एंजाइटी हो सकती है, शेकीनेस हो सकती है, इसी चीज को हम कहते हैं डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस की वजह से आपके पास आपकी बॉडी में शो होने लग जाते हैं कुछ विदड्रॉल सिंड्रोम आपके
आपकी बॉडी में होने लग जाते हैं और उन्हीं विथड्रॉल सिम्टोम, विथड्रॉल का मतलब आपने वो चीज लेना बंद कर दिया, ठीक है, इस रीजन की वजह से आपको बहुत सारे सिंड्रोम या फिर सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखते हैं। और क्या क्या सिम्टम दिखते हैं मैंने आपको बता दिया। तो डिपेंडेंस और एडिक्शन में अपना टाइप डिफरेंस क्रिएट करके अच्छा समझ के चलना। एडिक्शन क्या है, इट्स बेसिकली द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, और आपके पास डिपेंडेंस क्या है, जब आपको विथड्रॉल सिंड्रोम आपको दिखते हैं, वो चीज है आपके पास एडिक्शन, सॉरी डिपेंडेंस की, ठीक है। अच्छा मैं तो देखो थोड़ा थोड़ा फटाफट बता रही हूँ बिकॉज वैसे भी ये रीडिंग पोर्शन था, ठीक है, मैं इसलिए फटाफट बता रही हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। सबको पता है हमारे पास क्या होता है, अगर हम ये सब अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह लेंगे तो इससे रेकलेस बिहेवियर, लड़ाई झगड़े, मतलब ऐसा सॉरी ऐसा बिहेवियर हो जाएगा बिल्कुल लड़ने वगैरह वाला, वंडलिज्म, वही वॉयलेंस वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है। एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ। इवन क्या होता है, कोमा एंड डेथ तक भी जो पेशेंट्स होते हैं वो जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर सेरिब्रल हेमरेज समझते होगे, क्लोटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है अलॉन्ग विद रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग। अगर आप पहले कुछ अमाउंट में लोगे तो इससे क्या होता है, आगे जाके आप ओवरडोज भी इसका ले सकते हो, आपका अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है, बिकॉज वही एडिक्शन हो जाता है। फिर क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर आप इस चीज को कैसे पहचान सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, उनका मान लो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल घट चुका है, ठीक है, वो स्कूल कॉलेजेस ही नहीं जा रहे हैं, इंटरेस्ट उनका पर्सनल हाइजीन में बिल्कुल भी नहीं रह गया, विदड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, थकान, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर, डिटोरेटिंग रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उनका हॉबीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, स्लीपिंग ईटिंग हैबिट्स उनकी खत्म हो चुकी हैं, वेट में फ्लक्चुएशंस आ रही है, भूख ना लगना, ये सब सिम्टम्स हमें जब दिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो आपका ड्रग अब्यूज या फिर अल्कोहल अब्यूज में जा चुका है, ठीक है। फिर आप ये रीड कर सकते हो, उसके बाद हम आगे रीड करते हैं, ठीक है। ये देखो अब क्या है, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, इंट्रावेनसली का मतलब होता है भाई इंजेक्शंस के थ्रू जो भी आपके लेते हैं, जो भी ड्रग्स ऐसे लोग जो इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू लेते हैं, वो क्या होता है, वो सीरियस इन्फेक्शन अपनी लाइफ टाइम में आगे जाके ऐसे इन्फेक्शन ले सकते हैं। एड्स में भी हमने देखा था, एड्स में हमें क्या दिखता था कि जो भी सिरिंजेस के थ्रू देखा था ना हमने, एड्स फैलता है, तो उसी वही कह रहे हैं कि जो भी लोग आपके ड्रग्स जो है इंट्रावेनसली लेते हैं तो उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। फिर वायरसेस विच आर रिस्पांसिबल फॉर दीज डिसीजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सबको पता है एड्स कैसे फैलता है, वही इस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा रीड करना, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है इसलिए मैं उनको सिर्फ वही करा रही हूँ, ठीक है। फिर हम अपना वो स्टार्ट करेंगे। फिर देखो यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में आल्सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ सकते हैं, कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग, आगे जाके आप बिल्कुल एडिक्शन आपको इस चीज का हो सकता है। क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। देखो अगर आप मान लो रेगुलर यूज करते हो आपके ड्रग्स और अल्कोहल का, तो उससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, साथ साथ आपके लिवर, देखो लिवर के सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। जब आपके उन सेल्स की जगह फाइबर्स आने लग जाते हैं ना, उस सिचुएशन को बेसिकली हम सिरोसिस कहते हैं। और अगर आप क्रॉनिक यूज, क्रॉनिक का मतलब यूज, अगर आप परमानेंट यूज करते हो आपके ड्रग्स अल्कोहल का, तो आपको सिरोसिस वाली जो सिचुएशन है आपको अपने अंदर दिखने मिल सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई विमेंस प्रेगनेंसी के टाइम पे इन ड्रग्स वगैरह का यूज करती है, तो उससे फीटल सिंड्रोम्स भी कुछ ना कुछ हो जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको पता है ना। फिर लिख रखा है अदर मिस यूज ऑफ ड्रग्स, क्या क्या हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए लेते हैं, जैसे हमने कोका अल्कोहलिक्स वगैरह बारे में पढ़ा था ना कि वो भी यूफोरिया के लिए क्या करते हैं, बेसिकली इन ड्रग्स का यूज करते हैं, है ना। अगर फिर लिख रखे थे मिस यूज, अब वो किन किन चीजों को मिस यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स को मिस यूज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को मिस यूज करते हैं। देखो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, अगर मान लो कभी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई पेन हो रहा है तो वो अपने इन वाले ड्रग्स के ऊपर चले जाएंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्यों लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन हो सके, जितना ज्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा वो एनर्जेटिकली फील करेंगे। फिर डायरेटिक्स, ताकि उनको लाइक बार बार वाटर रिटेंशन की, उनको उनको वाटर की उन्हें प्रॉब्लम ना हो, तो डायरेटिक्स समझते हो ना बेसिकली किस लिए होता है, डायरेटिक्स एडीएच हार्मोन को कंट्रोल करता है, इट्स बेसिकली कंट्रोलिंग एडीएच हार्मोन, जिससे कि बादा बादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ना हो, इस चीज के लिए भी डायरेटिक्स हार्मोन जो होता है वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो लेते हैं, ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ सके और उनकी एग्रेसिवनेस बढ़ सके, मतलब गुस्सा उनके अंदर बढ़ सके, सो दैट वो ज्यादा लाइक अच्छे से अपनी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए, है ना। एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस उनकी बढ़ेगी। अब साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल्स में क्या क्या हो सकता है, मस्कुलिनाइजेशन हो सकता है। मस्कुलिनाइजेशन के मतलब मेल्स की तरह उनकी बॉडी के अंदर मसल्स डेवलपमेंट हो सकती है, जो कि जिस सिचुएशन को हम कहते हैं मस्कुलिनाइजेशन आपको दिख सकती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। एग्रेसिवनेस फीमेल्स के अंदर ये चीज दिख सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एबनॉर्मल उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल बन सकती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ उनके फेसेस पे, फेस या बॉडी पे उनकी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस सबको पता है इट्स बेसिकली एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फीमेल का पार्ट होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है। उनकी वॉइस जो है वो डीपनिंग, मतलब
मेल्स की तरह भारी हो सकती है, ठीक है? और मेल्स में क्या-क्या हो सकता है, इनके सिम्पटम ज़रूर याद करना, फीमेल्स में क्या-क्या हो सकता है, मेल्स में क्या-क्या हो सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब क्या है, मेल्स में क्या-क्या हो सकता है, एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेसिवनेस आ सकती है, मूड स्विंग्स, ये सब कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है? डिप्रेशन, ये वाली जो तीनों हैं, ये आपके सेम चलेंगे, ठीक है? फिर रिडक्शन इन साइज़ ऑफ टेस्टिकल्स, अब देखो अगर मान लो आपके टेस्टिकल्स का साइज़ ही मेल्स के अंदर घट चुका है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस उतने अच्छे रेट से नहीं हो पाएगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, तो ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेन जो रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है इनफर्टिलिटी के लिए वो यही हो सकता है आपका ड्रग्स का, ठीक है? डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि टेस्टिकल्स का साइज वगैरह घट चुका है, किडनी और लिवर डिस्फंक्शन हो चुका है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेल्स, जब मेल्स के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है कि जब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है मेल्स के अंदर, या फिर फेमिनिन कैरेक्टर जब हमें दिखने मिल जाते हैं मेल्स के अंदर, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जी से स्टार्ट होती है। फटाफट से बताओ और क्या क्या हो सकता है, प्री मेच्योर बाल्डनेस, गंजे हो सकते हैं, ठीक है? एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये इफेक्ट्स आपके हो सकते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स भी आपको इस चीज के हो सकते हैं। और एडोलेसेंट मेल में अगर आप मान लो एडोलेसेंस वाली एज में ऐसा लोगे तो इससे क्या हो सकता है, क्लोजर, जो ग्रोथ सेंटर जो आपके मेनली जिन सेंटर से ग्रोथ होती है वो सेंटर्स बंद हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इससे आपकी स्टंटेड ग्रोथ दिखने मिल सकती है, मीन्स ग्रोथ आपकी वहां पे रुक भी सकती है, ठीक है? अभिलिप्सा, रियाज, ठीक है, जागृति, प्राची, ठीक है, गाइनोसिस्टोमिया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं प्रिवेंशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक आते हैं, उसके बाद हम समरी करेंगे, फिर अपना माइक्रो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब क्या हमने ये चीजें तो पढ़ ली कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? देयर इज एन देर इज एन एडेप्टेशन टू प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही वाली जो थी हमने एड्स में भी यूज करी थी, है ना? सबसे मेन रीजन हो सकता है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है? इससे क्या हो सकता है, स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग, अल्कोहल, आप ये खुद रीड कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको वैसे होमवर्क दिया था, जो मेन मेन चीजें आपको मैं बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके मेन पॉइंट्स आते हैं कि किस किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ड्रग अब्यूज को, इसके या फिर कैसे कर सकते हो उसको कंट्रोल। तो पहला आता है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, कि अपने, अगर आप पीयर प्रेशर का मतलब होता है जिन लोगों के आप सामने रह रहे हो, जिन लोगों के आसपास आप रहते हो, पीयर का मतलब सराउंडिंग जितने भी पीपल हैं, उनसे आपको अगर मान लो कभी भी कोई प्रेशर आ रहा है, मान लो क्लास में हो, अगर मान लो आपके बच्चे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी अगर मान लो आपके कोई प्रेशर लगाते हैं कि चल ना, खा ले पी ले, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, उन प्रेशर से आपको बचना चाहिए। या फिर अगर कोई आपको एकेडमिक प्रेशर भी अगर आपको रह रहा है तो पहले उससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? जिससे क्या हो सकता है, आप अपने ड्रग अब्यूज को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है? फिर आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ये जो ड्रग अब्यूज करना है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, साथ साथ आपको अपनी काउंसलिंग भी खुद करनी चाहिए। इनफैक्ट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई और आके आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई और आके आपको गलत कुछ सिखा रहा है, आपके अंदर खुद भी सेल्फ काउंसलिंग भी आपको अपनी करनी चाहिए, ठीक है? इसलिए आपको रीजन लिख रखा है, इसके लिए आप अपनी हॉबीज वगैरह को फॉलो कर सकते हो। फिर है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने पेरेंट्स या फिर अपने पीयर से हेल्प लेने का। पीयर्स भी कैसे, तुम्हारे बड़ों से लोगे, साथ साथ अपने एज ग्रुप वालों के साथ लोगे, वो तो क्या कहोगे, चलना तू बकवास कर रहा है, वो तो तुम्हें लाइक और कहेंगे, तुम करना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अपने बड़ों से सबसे अच्छा है अपने पेरेंट्स से आपको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है? लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर आपको कोई भी डेंजर साइन दिख रहे हैं किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, तो जाके उसके घर पे बताओ कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आ रही है, आप उसको ठीक कीजिए, तो ऐसे ऐसे आप उसके घर पे जाके बोल सकते हो, शिकायत अपने कर सकते हो किसी भी अपने दोस्त की। फिर लिखना क्या, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर आपको कभी प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो भी इसमें कुछ आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे होते हैं, साइकाट्रिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, इनफैक्ट कुछ डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको इन ड्रग्स या फिर अल्कोहल की हैबिट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये 5 रीजंस हैं, ठीक है? जो भी लाइक बोर्ड्स के बच्चे होंगे वो तो इनको बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना, बाकी नीट में तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है ह्यूमन हेल्थ वाला। एक बार मैं आपको समरी रीड करा देती हूँ, ठीक है? करें समरी रीड, बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, पहले बताओ, बताओ सब बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है डोरमी, और बताओ, इम्यूनिटी वाला सब देख लेना, ठीक है? जिस जिसने गलती की थी, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है। चाहे एक थम्स अप दे दिया करो, बट जब मैं पूछती हूँ ना, ठीक है, तो फटाफट से बोला करो, ठीक है? सब अटेंडेंस मार्क करी तुम सबने? अटेंडेंस मार्क करी? ठीक है, ओके। चलो, तुम्हें ये दिख रहा है अच्छे से, मुझे बताना एक बार, दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है? थोड़ा डार्क कलर में हाईलाइट हो गया, ठीक है? देखो समरी मैं पूरी रीड नहीं कराती, ठीक है? समरी तुमने खुद भी रीड कर ली होगी, जो मेन मेन उसमें मेन लाइंस होती हैं, आपको पता होगा, जो मेन लाइंस होती है उन पे हमें मेनली फोकस करना होता है अपनी समरी में, बाकी सब एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो मेन लाइन है, पहले बताओ ये दिख रहा है ना? ठीक है, एस टी, ठीक है, क्लियर है ना? चलो देखो,
देखो पहले यहाँ लिख रखा है ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन द इम्यून रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड मोर इंटेंस। हमने पढ़ा था जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है हमारा वो एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स को लाता है। एनेमनेस्टिक हम सिंपली बोल सकते हैं मोर एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स पीएस को लाता है, ठीक है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है आपके पास हमेशा कैसा रिस्पॉन्स माना जाता है, रैपिड, ठीक है। ठीक है, शिव नहीं दिख रहा, चलो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगी ना वहां पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, फिर समरी तो सबके पास एनसीईआरटी तो है ही ना, ठीक है। सिर्फ यही वाला पेज है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा मैं बता रही थी, देखो सेकेंडरी अगर क्वेश्चन आए ना कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि रैपिड होता है, तो आपका आंसर वहां पे होना चाहिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स, वहां पे आपका रैपिड होता है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी क्या ऐसी चीज है जो कि बेसिस बनाती है आपके पास वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन का, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरह से जो मेन लाइन्स होती है वही मैं आपके लिए समरी में आज लाई हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मेन लाइन आती है, यहाँ पे मेनी कैंसर्स आर क्यूरेबल। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैंसर्स क्यूरेबल होते हैं नहीं होते, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख रखा है कि यस मेनी कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक मेजर्स आर टेकन। थेराप्यूटिक मेडिसिन यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं, यहाँ पे कीमोथेरेपी की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए कि कैंसर्स क्यूरेबल है या नहीं, तो आप यहाँ पे यस मार्क करके आओगे। कैसे पॉसिबल है, तो आप वहाँ पे अगर देखो एनसीईआरटी में लिख रखा है थेराप्यूटिक ड्रग के बारे में, तो आप यही वाला वर्ड अपनी लिख के आओगे अगर क्वेश्चन इसका आता है तो, ठीक है। ठीक है, फाइनली हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। करें स्टार्ट, करें। सिलेबस हमारा खत्म होने वाला है, हमारा अब इवोल्यूशन रह गया और इकोलॉजी वाली यूनिट रहेगी। माइक्रोब्स वाला वैसे चैप्टर आज ही खत्म हो जाता, बट फिर ह्यूमन वाला था ना साथ में, देखते हैं क्या पता हो भी जाए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। पहली बात तो माइक्रोब्स सबको पता है, ठीक है। माइक्रोब्स पहली बात तो ना इसके नाम से हम पता चल रहा है कि माइक्रोब्स जो होते हैं आप उसको ना कभी भी लाइक ऐसे नेकेड आई से आप उनको नहीं देख सकते। माइक्रोब्स को आप हमेशा देखते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इन्हीं से आपका ये वर्ड आया है माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखो ह्यूमन हेल्थ में हमने पढ़ा था कि लाइक जो माइक्रोब्स होते हैं वो टाइफाइड कॉज करते हैं, टेटनस कॉज करते हैं, कॉलेरा वगैरह ऐसे डिसीजेस कॉज करते हैं। वहां हमने पढ़ा था माइक्रोब्स के नुकसान। यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोब्स के क्या क्या फायदे भी हैं, क्योंकि हर चीज के फायदे भी हैं नुकसान भी है ना। जैसे फोन्स, मोबाइल फोन्स है, डिस्ट्रैक्शन करेगा तो उसके नुकसान है, लेकिन तुम्हें अगर पढ़ाई में वो चीज यूजफुल हो रही है तो दैट मीन्स उसका फायदा है ना। तो अपने फायदे के लिए फोन्स को यूज करा करो, ठीक है। तो माइक्रोब्स भी इसी तरह से आपके फायदे के लिए भी होते हैं और साथ साथ आपके नुकसान के लिए भी होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इस चैप्टर में हमें मेनली ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करना है। वेलफेयर में हमारे ये मेन 6 चीजें आती हैं, जैसे ये एक एक करके हम चीज पढ़ेंगे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहली चीज आती है हाउस होल्ड। आप अपने घरों में माइक्रोब्स का यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल यूजेज, आप अपने इंडस्ट्रीज में इसका यूज कर सकते हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में अपने माइक्रोब्स का यूज करते हैं। बायोगैस में हम अभी देखेंगे, बायोगैस का प्रोडक्शन में हम वहां पे यूज करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में हमने बायोटेक में भी पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने इंसेक्टिसाइड को यूज ना करके, बिकॉज वो केमिकल्स होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम अपना बायोटेक में पढ़ चुके हैं, हमने रिकॉम्बिनेंट वाली चीजें लगाई थी। और दूसरा हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने इंसेक्टिसाइड की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, वो चीजें आपकी आएंगी बायो कंट्रोल में। फिर लास्ट में आता है आपके पास बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो आज हम एक एक करके अपनी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे जैसे लास्ट पे आएगा आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अभी एनसीईआरटी से भी रीड कराऊंगी, पहले यहाँ पे करा देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है हाउस होल्ड में कि आप अपने घरों में माइक्रोब्स का यूज जनरली कहाँ कहाँ पे करते हो। सबसे पहली चीज आती है कर्ड फॉर्मेशन। दही, दही सबने खाई है, सबसे ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस मानी जाती है, दही सबको खानी भी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब कर्ड हम बनाते हैं तो उसमें खट्टा लेते हैं, खट्टा कहूँ या फिर सिंपली हम थोड़ी सी दही लेते हैं, है ना। उस दही के अंदर जब हम एक इतना वार्म मिल्क डाल देते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि जितना हमने मिल्क डाला है, जब हम उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, लाइक पूरी रात के लिए अगर हम उसको रख देते हैं, 5-6 घंटे के लिए रख देते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि पूरा का पूरा मिल्क जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है दही के अंदर। ऐसा क्या उसमें मैजिक हो रहा है, ऐसे क्या उसमें चीजें हो रही हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो कर्ड होता है, सिंपली बोलो आपका जो खट्टा, हम खट्टा सबको पता होगा, जो कि आपका एज एन इनोक्यूलम की तरह एक्ट करता है ना। इनोक्यूलम का मतलब होता है जनरली स्टार्टर, जिससे आपकी जो मेन कर्ड फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है ना। तो आपके पास क्या होता है उस कर्ड या फिर खट्टा के अंदर, मैं बोलूं उसके अंदर आपके पास लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ही आपने वार्म मिल्क अपनी कर्ड के अंदर या खट्टे के अंदर डाला, उस लैक्टोबैसिलस को एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल गया, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए था। जैसे उसको टेम्परेचर मिला, वो अपने ग्रोथ उसने स्टार्ट करी, जिससे कि क्या हुआ, आपका जो पूरा का पूरा मिल्क था वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस माना जाता है कर्ड फॉर्मेशन का। कर्ड फॉर्मेशन हाउस होल्ड का एग्जाम्पल है, सबको पता है, सब घरों के अंदर ही कर्ड खाते हैं ना, इंडस्ट्रीज में जाके
कोई कर्ड खाएगा नहीं, इंडस्ट्रीज में तो कर्ड बनती नहीं है ना। तो आपके पास पहला एग्जाम्पल हो गया कर्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। अब इसके और क्या क्या चीजें हैं, विटामिन B12 को चेक करता है, वो हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड एग्जाम्पल आता है चीज का। चीज सबने सुना होगा, लाइक स्विस चीज आती है, मोजरेला चीज आती है, चेदार चीज आती है, कुछ चीज के नाम होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो चीज होती है ना, अच्छा पहली बात तो ये याद करो, मैंने बोला कर्ड फॉर्मेशन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे तुमने चार्ट बनाया था ना टाइफाइड वगैरह के लिए, बहुत बच्चों ने भेजा भी था, सिमिलरली इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम हाउस होल्ड में एक एक करके चीज पढ़ेंगे, वो उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिसने हेल्प करी है। जैसे कर्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे किसने हेल्प करा, बैक्टीरिया ने हेल्प करा, ठीक है। तो इसका भी जो चार्ट बना सकता है वो कर लेना, जो बच्चे सीरियस है वो तो हमेशा बनाते ही हैं, ठीक है, बाकियों की मर्जी, ठीक है। चलो अब देखो चीज के बारे में देखते हैं। जैसे चीज में देखें तो चीज भी हमारी जो है कुछ बैक्टीरिया से चीज बनती है, कुछ चीज ऐसी होती है जो कि हम अपने फंजाई से प्रिपेयर करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, चीज का नाम है स्विस चीज। जो स्विस चीज होती है हमारी, वो हम बैक्टीरिया से प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। स्विस चीज हमारी किससे प्रिपेयर होती है, प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी आपका बैक्टीरिया का नाम है, जिससे हमें स्विस चीज मिलती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इनके नाम। ये पूरा चैप्टर जो है ना, जनरली मैं बोलूँ तो पूरा लर्निंग का चैप्टर है, ठीक है। लर्निंग जितनी क्लास में करके जाओगे ना, घर जाके उतनी कम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर, देखो कर्ड का सबको पता होगा, लैक्टोबैसिलस। सब फटाफट से ये लिख दो, स्विस चीज किस बैक्टीरिया से बनती है, इस बैक्टीरिया का नाम कमेंट से फटाफट से मुझे बताओ, ठीक है, तभी लर्न होगा। बताओ फटाफट से सब पहले, स्विस चीज किससे प्रिपेयर होती है, प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी से, ठीक है। लिखो फटाफट, प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, शर्मीली है ये। ठीक है, अच्छा और बाकी, अभिलिप्सा, प्राची, जागृति कहाँ गए, डोरमी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं फंजाई से। मैंने बोला दो चीज की हमारी बैक्टीरिया से प्रिपेयर हो सकती है, साथ साथ हमारी फंजाई से भी प्रिपेयर हो सकती है। फंजाई से जो हमारी चीज प्रिपेयर होती है उसका नाम होता है रिकफोर्ड चीज, ठीक है। रेक्वेफोर्ड चीज जो तुमने प्रोनाउंसिएट इसको करना है कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो रेक्वेफोर्ड चीज होती है, ये किससे प्रिपेयर होती है, पेनिसिलियम रेक्वेफोर्टी से ये प्रिपेयर होती है, ठीक है। नाम इसका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट देखो रिलेटेड बिल्कुल वर्ड है, रेक्वेफोर्ड चीज इससे प्रिपेयर होती है, तो थोड़ा बहुत इसको लिंक करके कर सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कमेंट्स में उससे लिखवाऊंगी, ठीक है। एक और चीज आती है विच इज योर कैमम्बर चीज, ठीक है। ये किससे प्रिपेयर होती है, पेनिसिलियम कैम्बरबर्टी से प्रिपेयर होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो चीज होती है उसको हम बैक्टीरिया फंजाई से प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे आपके पास जो स्विस चीज है वो आपको बैक्टीरिया से प्रिपेयर होकर मिलती है। फिर आता है डोसा एंड इडली। डोसा इडली भी हमारा हाउस होल्ड माइक्रोब का, हाउस होल्ड माइक्रो वेलफेयर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जब भी हम लाइक बाहर जाते हैं अपने ये सब फास्ट फूड वगैरह खाने, इससे कई ज्यादा बेटर माना जाता है डोसा इडली खाना, बिकॉज ये हमारा फर्मेंटेशन से प्रिपेयर होता है और साथ ही साथ ये न्यूट्रिशियस माना जाता है अगर हम बाकी चीजों से कंपेयर करें तो, है ना। तो अब क्या है डोसा इडली, देखो फर्मेंटेशन, पहली बात तो फर्मेंटेशन से प्रिपेयर होता है बैक्टीरियम से। जैसे कर्ड में मैंने बोला बैक्टीरिया यूज होता है, चीज में बैक्टीरिया फंजाई दोनों यूज होते हैं, डोसा इडली में आप फर्मेंटेशन करते हो बैक्टीरिया से। फर्मेंटेशन सबको पता होगा ना, फर्मेंटेशन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपके पास, जैसे अभी हम एल्कोहल में देखेंगे, एल्कोहल में भी हम फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है, इट्स बेसिकली एन एनारोबिक प्रोसेस, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। डोसा इडली का जो भी बैटर वगैरह होता है उसको हम फर्मेंटेशन, वहां पे फर्मेंटेशन होती है, कौन कराता है, एक बैक्टीरिया कराता है। उस बैक्टीरिया का नाम है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। डोसा इडली के फर्मेंटेशन कौन कराता है आपके पास, स्ट्रेप्टोकोकस आपका ये कराता है, ठीक है। शुभम वर्सेस मैम, इट इज एनफ फॉर मॉड्यूल एंड कोचिंग टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपने शुभम मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने जितना सफिशिएंट हो सकता था ना, लाइक जेनेटिक्स वाली यूनिट में, बायोटेक वाले यूनिट में, जितना भी एक्स्ट्रा भी हो सकता था ना, उसके भी क्वेश्चन करवाए हैं, इवन एम्स के भी करवाए हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस ये तो छोड़ दो सोचना कि इट इज एनफ और नॉट, ठीक है। चलो फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा योगर्ट का, ठीक है। योगर्ट क्या होती है, योगर्ट सबने खाई है किसी ने योगर्ट, फ्लेवर्ड कर्ड को हम योगर्ट बोलते हैं, ठीक है। योगर्ट भी आपके बहुत ज्यादा फ्लेवर्स में आती है, जैसे लाइक इसको हम फ्लेवर्ड कर्ड कहते हैं, जैसे हमारा कर्ड वहाँ पे लैक्टोबैसिलस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिमिलरली योगर्ट के लिए भी आपका लैक्टोबैसिलस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिफ्थ एग्जाम्पल आता है आपका ब्रेड का, ठीक है। ब्रेड की बेसिकली हम यहाँ पे भी हम क्या कराते हैं, ब्रेड जो हम प्रिपेयर घर में खाते भी हैं, उस ब्रेड को हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फंजाई। उस फंजाई का नाम है आपके पास सेक्रोमाइसिस सर्विशिये, ठीक है। उस आपके पास क्या नाम है उस फंजाई का, फटाफट से इसको भी लिखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रोमाइसिस सर्विशिये।
और सबको पता है जो हम ब्रेड होते हैं उस ब्रेड को हम कैसे बनाते हैं, बेक करके हम ब्रेड को बनाते हैं, है ना। तो अभी हम क्या कहते हैं अपनी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया को, दूसरा नाम आपके पास बेकर्स ईस्ट भी हम इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया को हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको बेकिंग से बनाते हैं अपने ब्रेड को। और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फंजाई रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो किसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया किसके लिए, फंजाई किसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है ड्रिंक्स में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका टोडी ड्रिंक, जो आपका टोडी ड्रिंक होता है ये आपका लाइक अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले पोर्शन, नॉर्थ या साउथ दे रखा है, वहां पे आपका ये मेनली प्रेवलेंट माना जाता है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सैप पाम से, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपका सैप पाम से इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सैप पाम पता है ना, जैसे कि पाम आपके पास एक ट्री होता है, उसके सैप से हम इसको जनरली प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टोडी ड्रिंक कहाँ से प्रिपेयर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, पहले हाउस होल्ड का बताओ, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। हेलो जी, हाँ ठीक है, चलो हो गया क्लियर, एक बार थम्स अप दे दो फटाफट से सब, ठीक है। अभी लिप्सा और एनसीईआरटी से रीड करेंगे फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके चलो देखो एनसीईआरटी से देखो। यस, बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करूं पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम की, पूरा हमारा जो पूरा अर्थ का सिस्टम, पूरा वर्ल्ड का सिस्टम है, सब जगह प्लांट्स और एनिमल्स तो है ही, साथ साथ हमारे पास माइक्रोब्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम्स का, ठीक है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, माइक्रोब्स आपको हर जगह मिलते हैं, इवन हमारी बॉडीज के अंदर भी मिलते हैं। और ऐसी ऐसी लाइफ फॉर्म्स भी हमें जब जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं मिलते हैं जहाँ पे लाइफ इवन एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हम ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं आपके पास ऐसी लाइफ, ऐसी जगहों पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल गीजर्स में, जहाँ पे आपका टेम्परेचर इवन 100 सेल्सियस तक चला जाता है ना। इवन मैं बोलूँ तो स्नो, बहुत बर्फी जो बर्फ वाले एरियाज होते हैं वहां पे भी रह सकते हैं। अब माइक्रोब्स कैसे कैसे होते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोन, जो हमने डिसीजेस पढ़ी थी, प्रोटोजोन डिसीज विच इज योर मलेरिया, वो भी पढ़ा था। बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वायरसेस, विरोइड्स, प्रायंस। अब आपने ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ना, बताओ पढ़ा है ना, ये तीनों वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, तीनों आपके पास ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं, जो कि होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपना रेप्लिकेशन शो करते हैं। आउटसाइड ये नॉन लिविंग माने जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये भी जो होते हैं ये भी एग्जाम्पल माने जाते हैं माइक्रोब्स के। तो क्वेश्चन आता है कि प्रायंस वगैरह भी किसका पार्ट है, वो भी आपके पास माइक्रोब के ही पार्ट होते हैं। फिर यहाँ लिख रखा है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। देखो जनरली अगर हम देखें ना, आपके जो बैक्टीरियल फंजाई होते हैं वो नॉर्मली हमें नहीं दिख पाते, अपनी नेकड आई से हमें नहीं दिख पाते। तो जब भी हम, अगर हमें मान लो हमें उन्हें देखना भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह फंजाई को जब हम उनको एक न्यूट्रिटिव मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम का मतलब जो भी उन्हें चीजें चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, जब हम उनको उनका न्यूट्रिशन, उनकी जब हम उनको वो चीजें जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हम उनकी कॉलोनीज बनवाने लग जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखा है सी, ये देखो ये दे रखा है, ये आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी दे रखी है, ये आपको फंगस की कॉलोनी दे रखी है। जब हमने यहाँ पे न्यूट्रिटिव मीडिया में अपने किसी एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, हमने उसकी मल्टीपल कॉलोनीज देख ली, जिससे हम उसको बाद में देख पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वाली आपके पास बैक्टीरिया की कॉलोनी मानी जाती है, ये आपके पास फंगल कॉलोनी है। इनका डिफरेंस अच्छे से याद करके चलना, बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। फिर आते हैं ये वाले डायग्राम, ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं आपको क्लास में बता देती हूँ, है ना। चलो फिर देखो आपके पास ये लिख रखा है सी, सबसे पहले ये वाला बैक्टीरिया का नाम है आपके पास रॉड शेप, आपको यहाँ पे दिख भी रही होगा छोटी छोटी कैप्सूल्स की फॉर्म में। ये आपके पास क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल है, जिसको हमने कितनी मैग्निफिकेशन पावर में देखा है, 1500x की मैग्निफिकेशन पावर पे देखा है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी मैग्निफिकेशन पावर में आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है आपके पास रॉड शेप का। सेकंड आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास स्फेरिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, ठीक है, स्फेरिकल का। हमने अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा, हमारे पास बैक्टीरिया के भी बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, रोड शेप वाला भी होता है, स्पिरिला भी होता है, विब्रियो भी होता है, कॉमा शेप भी होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है हमें स्फेरिकल वालों का, ठीक है। इसको भी हमने कितनी मैग्निफिकेशन पावर पे देखा है, 1500x की मैग्निफिकेशन पे देखा है। फिर आता है उसके बाद ये रॉड शेप बैक्टीरियम, जिसके पास आपको ये देखो ये रॉड शेप बैक्टीरियम है, साथ साथ आपको यहाँ पे इसके फ्लैजेला दिख रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने कितने पे देखा है, 50,000 के मैग्निफिकेशन पावर पे देखा है। इनसे भी जरूर क्वेश्चन आता है कि कितनी मैग्निफिकेशन पावर पे आप इसको देख रहे हो, है ना। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान रखना, ये आपके पास फ्लैजेला है, नीचे आपका रॉड शेप बैक्टीरियम है।
फिर आता है ये वाला, ये एग्जाम्पल भी आपके पास जो है अपनी क्लास 11th में देखा होगा, ठीक है, क्लास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। ये आपके पास कॉलर होता है, टेल होता है, प्रॉन्ग्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लेबलिंग। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल आता है एडिनो वायरस का, ठीक है, एडिनो वायरस का। आपकी ये एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल लाइक रिटन पोर्शन में नहीं दे रखा, बट यहाँ पे लिख रखा है नीचे देखो, एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सी चीज है जो कि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करती है, तो उसका आपका आंसर होना चाहिए एडिनो वायरस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फटाफट से कमेंट्स में लिख दो एडिनो वायरस क्या चीज कॉज करता है। तो डायग्राम के नीचे जो भी ये नीचे पोर्शन दिया होता है ना, इसको हमेशा रीड किया करो, ठीक है। जैसे ये बात नहीं थी, सिमिलरली बायोटेक वाले पार्ट में देखो तो वहां पे आरओपी के बारे में उसमें एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिख रखा था, लेकिन डायग्राम में दे रखा था, है ना, तो ये भी किया करो। फिर लास्ट में आता है आपके पास ये वाला रॉड शेप टोबैको का, रॉड शेप टोबैको टीएमवी का, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, उसका यहाँ पे दे रखा है। टोबैको मोज़ेक वायरस का कोई बताएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये हमने मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। एडिनो वायरस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और इसको इसकी मैग्निफिकेशन हमने की थी 1 लाख टू 1.5 लाख तक, ठीक है, 1.5 लाख तक हमने इसकी की थी मैग्निफिकेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन याद करना। पहले वाली 1500 1500 50,000 उधर थी, और फिर इधर आ गई आपकी 1 लाख टू 1,50,000। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने क्या पूछा था, टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल बताओ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड, चलो, ठीक है, चलो, ये आपका पेज पूरा इंपॉर्टेंट है डायग्राम वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यही वाली बातें लिखी हुई है कि हम माइक्रोब्स को नुकसान के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ हम इसको अपने यूजफुल के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे दोबारा एक बार एनसीईआरटी से रीड करा देती हूँ, ठीक है। देखो एलएबी हमने करा था, लैक्टोबैसिलस जो कि हमारा कर्ड में ग्रो होता है, ठीक है, मिल्क में होता है, उसको कन्वर्ट करता है वो कर्ड के अंदर। ग्रोथ के टाइम पे बेसिकली जो हमारा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस वाला एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे, वो जब वो ग्रोथ शो कर रहा होता है उस टाइम पे एलएबी जो लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया माना जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमारा माना जाता है, वो क्या करता है, एसिड को बेसिकली प्रोड्यूस करता है, ऐसे एसिड वो निकालता है जिससे कि क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाती है किसकी, डाइजेस्ट करने। देखो मिल्क प्रोटीन की यहाँ पे बात करें, मिल्क प्रोटीन आपके पास होता है कैसीन, जो कैसीन होता है वो एक मिल्क प्रोटीन का नाम है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एलएबी जो होता है वो ग्रोथ शो करता है, उस टाइम पे वो मिल्क के प्रोटीन्स को कोएगुलेट मतलब उसको इकट्ठा कर लेता है और उनको क्या करने लग जाता है, उसको डाइजेस्ट करने लग जाता है, सो दैट इजी कन्वर्जन हमारे पास हो पाए कर्ड के अंदर, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज एन इनोकुलम, बताया था, इनोकुलम का मतलब होता है एज अ स्टार्टर, जो कि खट्टा का काम करता है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास मिलियंस ऑफ एलएबी आपको वहां पे मिलता है, जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या करता है आपके कर्ड को, जो आपका कर्ड होता है वो आपको क्या करता है, आपकी विटामिन B12 को बढ़ाता है। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको तो B12 आपका इजिली मिल जाता है, लाइक उनके नॉन वेज के थ्रू, लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको तो कर्ड के थ्रू ही विटामिन B12 मिलता है, तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वगैरह होती है, उनको कर्ड यहाँ पे खानी चाहिए। साथ साथ हमारे पास जो एलएबी होता है वो क्या करता है, चेक करता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, हमारे स्टमक के अंदर अगर मान लो कोई भी ऐसे माइक्रोब आ गए हैं तो उनको खत्म करने का भी काम हमारा जो है कर्ड करता है। ये आपका एनसीईआरटी में लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन, ठीक है। फिर क्या था, डो। देखो डोसा इडली बनाने के लिए जो भी हम डो वगैरह प्रिपेयर करते हैं उसकी हम फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, बैक्टीरिया से। किससे फर्मेंटेशन करते हैं, फटाफट से लिखो, फर्मेंटेशन किससे करते हैं, बैक्टीरिया से, फंजाई से, ईस्ट से, किससे करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं हम किससे, बैक्टीरिया से। और जो पफ अप अपीयरेंस आपको दिखती है, जो आपको लाइक देखते हैं थोड़े टाइम बाद जब हम डो को रख देते हैं तो आपका डो जो होता है फूला हुआ होता है, वो आपको कैसे दिखता है हमेशा, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन होती है CO2 गैस की, वहां पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है कि कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेक प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ CO2। देखो अगर रेस्पिरेशन वाला जो ड्रॉपर्स होंगे, अब तुम्हारा बैच में तो हुआ नहीं अभी रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, बट फर्मेंटेशन में अपने दो प्रोसीजर पढ़े थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक हमने पढ़ी थी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ पे पता होगा आपको ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, पायरुवेट्स फिर हमने दो चीजें कराई थी जहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड प्लस CO2 वगैरह चीजें बनी थी, तो इसका आंसर आप वो कह सकते हो। फिर लिख रखा है वेयर डू यू थिंक दीज फर्मेंटर्स कम फ्रॉम, ये चीजें आपकी कहाँ से आती है, फर्मेंटेशन वाली चीजें बैक्टीरिया। देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनवायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे आप एक्चुअली में जो चीज आप बना रहे हो उसी में ऑलरेडी प्रेजेंट भी कुछ ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको पफ अप अपीयरेंस या फिर फर्मेंटेशन कराने में हेल्प करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज यूज्ड बाय बेकर्स यीस्ट, बताया था अभी ऊपर, जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। फिर लिख रखा है नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी और कुछ ना कुछ फूड्स, विच इज एन एग्जांपल ऑफ टोडी जो कि आपका ट्रेडिशनल माना जाता है सदर्न इंडिया का, इज मेड बाय फर्मेंटिंग। यहाँ पर भी आप फर्मेंटेशन करते हो, किसकी फर्मेंटेशन करते हो, सैप पाम की फर्मेंटेशन करते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे फिश की फर्मेंटेशन, सोयाबीन की, या फिर आप यहाँ पे बाम्बू शूट्स की फर्मेंटेशन कर सकते हो। बैम्बू शूट्स करने का मतलब कुछ ऐसे लाइक लकड़ी कुछ
वो होते हैं उसको आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, उसके जूसेस वगैरह निकालते हो, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हो, तो बाम्बू शूट्स की फर्मेंटेशन हो जाती है, उसको भी इवन हम फूड की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। चीज सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फूड आइटम मानी जाती है, चीज जो है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फूड आइटम मानी जाती है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आपको आज भी मिलती है, जो कि आपके टेक्सचर में रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्लेवर में, टेस्ट में, ठीक है, और इसके लिए भी हम डिफरेंट माइक्रोब्स यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल स्विस चीज में आपको बहुत ज्यादा वो दिखते होंगे ना, कुछ होल्स वगैरह दिखते होंगे। जब आप कभी भी स्विस चीज किसी ने देखी है, स्विस चीज आपने देखी होगी ना, जब आप चीज देखोगे आपको ऐसे बड़े बड़े होल्स दिखते हैं, वो होल्स बेसिकली CO2 के प्रोडक्शन की वजह से ही आपके पास बनते हैं, ठीक है। और कौन से बैक्टीरियम से बनती है, प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी ऊपर बता चुकी हूँ। फिर रोकेफिट चीज का एग्जांपल दे रखा है जिसको हम फंजाई से करते हैं, ठीक है। तो अभी तो ऊपर बताया था ना कि जो चीज होती है बैक्टीरिया फंजाई दोनों से हो सकती है। रेक्वेफोर्ड चीज आपके फंजाई का एग्जाम्पल है, और आपके पास जो प्रोपियन बैक्टीरियम शर्मानी है वो एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। क्लियर, क्लियर एवरीवन। फिर हम इसका सेकंड यूजेज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, टॉम एंड जेरी में देखिए, ठीक है, चलो कहीं तो देखिए ना, देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पे 6 चीजें बताई थी ना, पहला हमारा जो यूज था दैट इज योर हाउस होल्ड वाला, वो हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडस्ट्रियल यूजेज, उसके बाद फिर STP, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बात आते हैं इंडस्ट्रियल यूजेज की, हम इंडस्ट्रीज में ऐसी क्या चीज प्रिपेयर करा सकते हैं जहाँ पे हम माइक्रोब्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। पहली चीज आती है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, सबने सुना होगा, ठीक है, यूज तो नहीं किया होगा ना। चलो अब देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल जो होती है आपके पास, इसको हम किससे प्रिपेयर कराते हैं, फंजाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, बिवरेजेस, ठीक है, यहाँ पे बिवरेजेस वर्ड डालो, सिर्फ यहाँ पे अल्कोहल की बात नहीं होगी, ठीक है, बिवरेजेस में वही सब आ जाएगा आपका, अल्कोहल, ब्रांडी, रम वगैरह ये चीजें आएंगी, ठीक है। इसको हम किससे प्रिपेयर कराते हैं, फंजाई से प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। और कौन सा फंजाई यहाँ पे आएगा आपके पास, सैक्रोमाइसिस सर्विशिये। पहले हमने सैक्रोमाइसिस सर्विशिये को नाम दिया था बेकर सीज, यहाँ पे हम सैक्रोमाइसिस सर्विशिये को नाम देंगे ब्रियर सीज, ठीक है। तो आप इस वाले को दोनों नाम से इसको बोल सकते हो, बेकर सीज या फिर आप इसको ब्रियर सीज बोलोगे, ठीक है। एल्कोहल किससे प्रिपेयर कराते हैं, फंजाई से प्रिपेयर कराते हैं, फर्मेंटेशन से। एल्कोहल की भी हम क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं। कुछ ऐसी एल्कोहल हमारे पास होती हैं जो कि विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर होती हैं, कुछ ऐसी एल्कोहल होती है जो कि हमारी विद डिस्टिलेशन प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल के लिए कौन सा फंजाई रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा सैक्रोमाइसिस सर्विशिये, ठीक है। अब देखो डिस्टिलेशन सबको पता हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जहाँ पे हमने एट दी एंड इथेनॉल प्रिपेयर कराया हुआ है। कैसे हमने प्रिपेयर कराया, पहले वाटर इथेनॉल लिया, यहाँ से आपने कूलिंग वाटर को बाहर निकाला, फिर वेपर आए, वेपर कंटेंट से जैसे हुए लास्ट में आपके पास इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके विद डिस्टिलेशन प्रिपेयर होते हैं। नॉन डिस्टिलेशन जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर होते हैं उनका एग्जांपल है वाइन और बियर। जो विद डिस्टिलेशन प्रिपेयर होते हैं वो होते हैं विस्की, ब्रांडी, वोडका एंड योर रम, ठीक है। सबने सुन रखे होंगे ना इन सबके नाम, तो इनके नाम तो सबने सुन रखे होंगे, ठीक है। जो मेन चीज आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट डिस्टिलेशन क्या प्रिपेयर होता है, तो उसका एग्जांपल वाइन और बियर रहने वाला है, ठीक है। BMW होता है ना, इसमें से M हटा दो, BW इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन ये दोनों चीजें हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। देखो NCERT में भी लिख रखा है, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज, माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं। बिवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जांपल्स माने जाएंगे। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, अब देखो अगर मान लो आपको जैसे बायोटेक में हमने पढ़ा था बायो रिएक्टर्स के बारे में, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कराते थे अपने किसी भी प्रोडक्ट का। सिमिलरली अगर आपको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करानी हो अपने एल्कोहल का, तो उसमें हम यूज करते हैं अपने फर्मेंटर्स को। फर्मेंटर्स आपके कुछ इस तरह से होते हैं, सी NCERT में डायग्राम दे रखा है, फर्मेंटर्स इस तरह से होते हैं। यहीं पे जाके आपके पास क्या प्रिपरेशन होती है, अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है। देखो भाई लिख रखा है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। इंटरेस्ट आ रहा होगा ना टॉपिक में। चलो फिर देखो, ईस्ट आपके पास कौन सी यूज होती है, सैक्रोमाइसिस सर्विशिये यूज होती है ब्रेड मेकिंग के लिए, इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। कैसे बनती है, जब हम फर्मेंटेशन कर लेते हैं अपनी माल्टेड सीरियल्स की एंड फ्रूट जूसेस की, ठीक है। फ्रूट जूसेस जब उनकी क्या कर लेते हैं, ठीक है, हाई अल्कोहलिक बियर में होता है, हाई जो मेन कंटेंट होता है वो बियर में होता है, यस। बियर में तो बहुत माना जाता है, 13% तक वैसे बोलते हैं, लिमिट होनी चाहिए,
ठीक है, मेनली मैक्सिमम बोलो 13% तक ही माना जाता है उसमें, ठीक है। चलो देखो, अब फर्मेंटेशन हम कराते हैं सीरियल्स की, फ्रूट जूसेस की, जिससे क्या होता है हमारे पास बनती है हमारे पास अपनी एल्कोहल वगैरह। फिर उसके बाद लिख रखा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल कि आप ऐसी क्या चीज आप यूज कर रहे हो फर्मेंटेशन के लिए, वो आपका मेथड डिपेंड करता है विद विदाउट डिस्टिलेशन पे। फिर वही एग्जांपल दे रखे हैं कौन सा हम अपने डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन कराते हैं, कौन सा विद डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आता है हमारे पास एंटीबायोटिक का, ये भी हमारे पास एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ही एग्जांपल माना जाता है, ठीक है। एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब क्या होता है लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो एंटीबायोटिक हम वैसे कोई मेडिसिन भी जब हम खाते हैं वो भी हम एज एन एंटीबायोटिक हम उसको यूज करते हैं, तो वो एंटी मतलब हमारे अगेंस्ट, तो लेकिन वो सॉरी हमारे अगेंस्ट वो वर्क नहीं करती, हमेशा वो किसके अगेंस्ट वर्क करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो चीज आके वर्क करती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कोल्ड के अंदर क्या तुम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो, येस और नो, कोल्ड के अंदर क्या कोई एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं हम, बताओ। बताओ येस और नो। ठीक है, सिंपल, क्योंकि कोल्ड एक वायरल डिसीज है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो हमें कुछ चीज ऐसे यूज करनी नहीं है ना, तो अगेंस्ट आपकी मानी जाती है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी से दिखा देती हूँ, सी हमारे पास साइंटिस्ट आए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा, एक लाइक प्लेट ली, इन्होंने यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया की, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे, फटाफट से नाम लिखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम था। और इन्होंने किन के ऊपर वर्क करा, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। देखो कोकाई आ गया ना, दैट मींस आपको पता होगा बैक्टीरिया की 4 शेप होते हैं, कोकस वाला भी होता है, दैट मींस यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, कोकाई मतलब बैक्टीरिया। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट आए उन्होंने किसका यूज करा, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, उन्होंने करा कि लाइक वो ऐसे ग्रो करा के चले गए पेट्री डिश के अंदर, उन्होंने ग्रो कराया, ठीक है। उन्होंने लाइक इसको छोड़ दिया, लाइक कुछ दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए इन्होंने क्या करा, इसको छोड़ दिया। जब वो नेक्स्ट डे अपनी इस चीज को देखने आए, उन्होंने देखा जो मेरी पेट्री डिश थी यहाँ पे जितने भी मेरे जो बैक्टीरिया थे वो मर चुके हैं। उसने देखा, जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा, साइंटिस्ट हमने अनीश को बनाया था ना अपने पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो अनीश आए, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कोई वो ही नहीं हो रहा, लाइक यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे वो तो सारे के सारे मर गए। तो ऐसा क्या हुआ जिन्होंने उनको मारा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बेसिकली एक फंजाई की ग्रोथ हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक फंगस की ग्रोथ हुई है। इस फंगस ने क्या करा है, कोई ऐसा केमिकल रिलीज करा है, इस फंगल ने कोई ऐसा केमिकल रिलीज करा है, और इस केमिकल नाम था आपके पास पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम उसका नाम था। उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल ग्रो हुआ है जिसने इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आया, सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अलेक्जेंडर वर्क ने किसने वर्क करा, स्टेफिलोकोकाई पे काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी अनवॉश कल्चर उन्हें धोई नहीं थी कोई प्लेट, स्टेफिलोकोकाई उसने देखा कि वो अब ग्रो नहीं हो रही। फिर उसने देखा कोई केमिकल ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिस केमिकल को उसने नाम दे दिया पेनिसिलिन, और इसने क्या करा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका। तो दैट मीन्स पेनिसिलिन आपके पास एक्ट, इट कैन एक्ट एज एन एंटीबायोटिक, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहां पे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, बताओ ये वाला समझ में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है आपके पास, देखो जो आपके पास यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का काम था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका इतना तो काम कर दिया, लेकिन इसको जो मेनली इसका जो लाइक हमें पोटेंशियल देखना था ना कि पेनिसिलिन जो है आपके पास वो पूरा लाइक वर्क करता है उसकी तरह, क्या कहते हैं आपके एंटीबायोटिक की तरह या फिर नहीं करता। तो वो चीज देखने के लिए आपके पास 2 साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम क्या था, चेन एंड फ्लोरे, ठीक है, होवार्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन, ये दोनों साइंटिस्ट भी आपके पास यहाँ पे आए थे। इन्होंने लाइक मेन पोटेंशियल बना दिया कि यस आपके पास जो पेनिसिलिन होता है वो एज एन एंटीबायोटिक की तरह एक्ट कर सकता है। और इसीलिए इन तीनों को आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, फ्लोरे को और चेन को, इन तीनों को 1945 में आपकी फ्रीडम से 2 साल पहले इन तीनों को क्या किया गया, नोबेल प्राइज इन तीनों को दिया गया। क्लियर हुआ, बताओ एक बारी, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको याद करना, ठीक है। बताओ, कहाँ गए तुम्हारे कमेंट्स, ठीक है, आ गया आ गया। अच्छा अभिलिप्सा, बियर और वाइन में अल्कोहलिक कंटेंट कम होते हैं ना वोडका वगैरह से, या बियर में ज्यादा नहीं होते सबसे ज्यादा, मैं चेक करके बताऊंगी, ठीक है, ठीक है अभिलिप्सा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो बियर में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो हो गया ना क्लियर। इन तीनों साइंटिस्ट का नाम जरूर याद करना, तीनों साइंटिस्ट में से कौन से ऐसे 3 साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज वगैरह मिला था, ठीक है।
फिर देखो उसके बाद लिख रखा है आफ्टर पेनिसिलिन, जब आपके पास पेनिसिलिन वगैरह डिस्कवर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसी और भी आपके पास एंटीबॉडीज वगैरह आई, ठीक है। एंटीबॉडीज हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस। अब क्या था, प्लेग वगैरह ट्रीट करने के लिए, वूपिंग कफ, जो काली खांसी होते हैं, डिप्थेरिया, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो हमने अपनी एंटीबायोटिक्स का जो यूज था वो इन बीमारियों को ट्रीट करने में भी हमने इनको यूज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन से डिसीजेज है जिनको आपने और भी यूज किया था इनको ट्रीट करने के लिए, और इनका जो ब्रैकेट में नाम दे रखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वूपिंग कफ को आप और क्या कहते हो, काली खांसी। डिप्थेरिया को आप और क्या कहते हो, गाल घोटू। लेप्रोसी को आप और क्या कहते हो, कुष्ठ रोग कहते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके जो ब्रैकेट में नाम दे रखे हैं, ठीक है। फटाफट से इसको 1 मिनट दे रही हूँ, इसको फटाफट से देख लो, फिर मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी कि किसको क्या कहते हैं। 30 सेकेंड दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, 30 सेकेंड दे रही हूँ, फटाफट से इसको रीड कर लो, अच्छे से देख लो। अभी इसमें से मैं उसकी तरह क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। करो इसको, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी। सबको होना चाहिए, मैं वाला पेज हटा दूंगी अभी, ठीक है। सेम अमाउंट एज, मैं बियर वाला जो है ना चेक करके बताऊंगी, ठीक है। शिव, हाँ दी बियर में ज्यादा होता है, हाँ मैं कह रही बियर में ज्यादा होता है क्योंकि विदाउट डिस्टिलेशन, हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी अभी लिप्सा अगर डाउट है तो मैं बस वो कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है, कि किसमें मेरे अकॉर्डिंग तो बियर होता है, बाकी मैं बताऊंगी, ठीक है। हो गया ना, जागृति को हो गया, और बताओ, हटा दूं ये वाला पेज। हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो, वाइन बियर में 13-14 रहता है और बाकी वोडका वगैरह में 60 रहता है, ठीक है विलिप साहब, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, हो गया। अच्छा बताओ, ठीक है विलिप साहब बता दूंगी, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगी, ठीक है। चलो बताओ अब, लेप्रोसी का दूसरा नाम बताओ फटाफट से, लेप्रोसी का सेकेंड नेम। इसको ना, ये मैंने अपनी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि किसमें हाईएस्ट कंटेंट होता है, मैं उसमें से एनसीईआरटी में अपनी देख के बताऊंगी, ठीक है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी साथ में नहीं रखी, मैं ना बता देती, मैं एग्जैक्ट मैं परसेंटेज लिख के भेज दूंगी, ठीक है, किसमें कितनी होती है, टेलीग्राम पे भेज दूंगी परसेंटेज, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, कुछ रोग, ठीक है। अच्छा बताओ अब, डिप्थेरिया का दूसरा नाम। जी मैं बता दूंगी, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे पूरी परसेंटेज लिख के बता दूंगी, ठीक है। मेरी एनसीईआरटी मैंने लिख रखी है बट अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, ठीक है। ठीक है, डिप्थेरिया का दूसरा नाम, ठीक है, गालघोटू, ठीक है, और बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात होगी हमारे पास किसकी, आपके एंटीबायो उसकी इंडस्ट्रियल वालों की, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं केमिकल्स के बारे में, ठीक है। टेबल में भेज दूंगी, चाहे ना एक अभी क्लास खत्म होते में भेज दूंगी, ठीक है। चलो देखो, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात आती है, ठीक है। पहला आता है माइक्रोब्स आर आल्सो फॉर कमर्शियल इंडस्ट्री की, हमने बात कर ली, कहाँ क्या पे होता है। ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम्स वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछा है एसिड प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है एस्परजिलस नाइजर, जो कि एक फंगस है, किस चीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में। ये भी फटाफट से सारे साथ साथ लर्न करेंगे, फिर से मैं इसको क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर जो होता है आपके पास, जो कि एक फंगस है, कि इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, क्योंकि अभी आपको बताया ना यहाँ पे आपको जो माइक्रोब्स का आप यूज कर सकते हो एसिड बनाने में भी, एल्कोहल्स बनाने में भी, एंजाइम्स वगैरह बनाने में भी, ठीक है। तो आपके पास सिट्रिक एसिड किससे बनता है, फटाफट से लिख दो, किससे बनता है, एस्परजिलस नाइजर से, जो कि एक फंगस है, ठीक है। एक टेबल सब लोग बना के भेजेंगे मुझे, क्या फंगस है, क्या चीज बैक्टीरिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। फिर लिख रखा है एसिटोबैक्टीरियम एसिटी, जो कि आपके पास एक बैक्टीरिया है, वो भी किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा, एसिटो और एसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिटिक एसिड के लिए, ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटोबैक्टीरियम एसिटी आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, किसकी हेल्प, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपके पास, ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम,
देखो ब्यूटाइलिकम क्या है, बैक्टीरिया है बीबी से, ठीक है। और क्या बनाता है ये, ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है, ब्यूटाइलिक एसिड ये बनाता है। फिर लास्ट आता है लैक्टोबैसिलस, जो कि फिर से एक बैक्टीरिया है, जो कि कर्ड वगैरह के रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो सबको ऐसे ही लर्न होगा। मेन चीज फटाफट से याद करो, एस्परजिलस नाइजर के बारे में, एसिटोबैक्टीरियम एसिटिक के बारे में, और थर्ड आपके पास क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के बारे में, ठीक है। एक टर्म भी याद करोगे ना, अपने आप लर्न हो जाएगी। जैसे कि ब्यूटाइलिकम यहाँ पे याद कर लिया, यहाँ पे आपको एसिटोबैक्टीरियम ऐसे लर्न हो जाएगा। एस्परजिलस के लिए आप सिट्रिक एसिड ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। हो गया लर्न। अगर तुम लाइव अटेंड कर रहे हो है ना, तो तुम्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए ना उन बच्चों से जो कि नहीं करते लाइव अटेंड, है ना। तुम्हें तो सारी चीजें अभी लर्न हो जानी चाहिए। टेस्ट में ये वाला चैप्टर आएगा, सबको पता है ना, टेस्ट में चैप्टर आएगा ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ईस्ट के बारे में। देखो ईस्ट हमारे पास सैक्रोमाइसिस सर्विशिया की ईस्ट की बात कर रहे हैं। इसको हमने किस लिए यूज किया था, आपका कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल के लिए, ठीक है। लर्न हो गया ना। हाँ बस ये वाला खत्म हो जाए फिर पूछूंगी, ठीक है। तो ईस्ट हमारे पास कौन सी ईस्ट की बात हो रही है, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया की। इसको हमने किस लिए यूज किया था, इथेनॉल अल्कोहल बनाने के लिए हम पढ़ चुके हैं। माइक्रोब्स को हम एंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा ऐसा एंजाइम की, जैसे ऊपर हमने बात कर ली आपके एसिड्स की, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंजाइम्स की। एस यहाँ पे लग जाता है, सबको पता है एंजाइम की बात होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल राइपेस तो एंजाइम होता है, उसको हम यूज करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, ऑयली स्टेन्स हटाने में। कभी भी किसी की टी शर्ट्स वगैरह पे कोई ऑयल लग जाए, कोई दाग लग जाए, तो वहाँ पे लाइपेस, अगर आप लॉन्ड्रीज वगैरह पे जब कपड़े देते हो तो वहाँ पे लाइपेस एंजाइम का वहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि अच्छे से वहाँ पे क्लीन हो सके, ठीक है। तो लाइपेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बॉटल जूस। देखो कोई भी जब आप जूसेस वगैरह बाहर से लाते हो, जैसे कि ट्रॉपिकाना जूस हो गया, रियल जूस वगैरह, जितने भी जूसेस होते हैं, आपको ऐसा क्या है, जब आपको जूस को मतलब बाहर वाले जूस पीते हो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, और जब आप घर पे जूस बनाते होगे तो आपको दिखता होगा कि वहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा कुछ फाइबर्स वगैरह कुछ हार्ड मटेरियल होता है ना। तभी हम कहते हैं घर के जूसेस पीने चाहिए बाहर से, क्योंकि बाहर वाले जो जूसेस होते हैं उसमें आपके पास कुछ एंजाइम्स डाले जाते हैं। उन एंजाइम्स का नाम है पेक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से कमेंट से मुझे इसका बताओ कौन से एंजाइम्स है, पेक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी कोई पेक्टी कुछ अलग नाम ही लिखे आएगा, पेक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस ही होते हैं। इन दो एंजाइम्स का यूज किया जाता है क्लियर करने के लिए आपके बोटल जूसेस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। अगेन एस आ गया, दैट मींस यहाँ पे भी आपके पास एंजाइम की बात हो रही है। इसको हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। साथ साथ बोलते हुए लर्न करो। साइड में कोई भी है, मम्मी भाई चाचा, ठीक है, कोई भी है, फटाफट से इसको साथ साथ बोलते हुए लर्न करो। जितना बोलोगे इस चैप्टर को तभी लर्न होगा, ठीक है, ठीक है। भावना मुझे ये बताओ, फील मोशंस के नाम से कौन कमेंट करते हैं, शायद भावना करती है फील मोशंस के नाम से, है ना, पता नहीं, मुझे बताना, ठीक है। उसका कमेंट आया था, जो समझा वो हेल्दी, यो बड़ा यूनिक सा कमेंट था, जो समझा वो हेल्दी। अच्छा भावना करती है ना, ठीक है। भावना, भावना का भी कमेंट हमेशा होता है, वेरी गुड, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट एंजाइम की हम बात कर रहे थे स्ट्रेप्टोकाइनेस की, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको हम प्रिपेयर कराते हैं एज एन क्लोट ब्लस्टर। क्लोट ब्लस्टर की बात है, जैसे कि मान लो आपके पास ये सुंदर सुंदर आपका हार्ट है, ठीक है, सुंदर सुंदर आपका हार्ट है। हार्ट के पास यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ लाइक मान लो कुछ फाइबर्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल, कुछ फाइबरस टिश्यूज वगैरह यहाँ पे आके ना जम जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से क्लोट बना लेते हैं। तो इस क्लोट को हटाने का काम जो करता है वो एंजाइम कौन काम करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही वर्ड आपके पास लिख रखा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस को आप कहाँ पे यूज करते हो, एज एन, आपको वही मॉडिफिकेशन आप उसको कहाँ पे यूज करते हो, एज एन क्लोट बस्टर की तरह आप उसको यूज करते हो, ठीक है, जिससे आप मायोकार्डियल इंफाक्शन को ट्रीट कर सकते हो। मायोकार्डियल इंफाक्शन जो होता है अल्टीमेटली हार्ट अटैक उससे होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोट्स बन जाती हैं, और क्लोट्स को ही हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका ये जो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस वाला, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल व्हिच इज साइक्लोस्पोरिन ए, इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आपको याद हो मैंने एड्स के अंदर बताया था, मैंने आपको दो लिखवाए थे, साइक्लोस्पोरिन ए लिखवाया था और एक और चीज लिखवाई थी। वहां पे मैंने बताया था इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह ये एक्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, हम माइक्रो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वही वाला एग्जांपल है ये, बायोएक्टिव आपके पास मॉलिक्यूल जो होता है उसका एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। इसको आप यूज करते हो एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, जिसमें भी आप क्या कराते हो, कभी कोई ग्राफ्ट बताया था ना, कभी ट्रांसप्लांटेशन हम कराते हैं किडनी का, जिस भी चीज का हम कराते हैं, तो वहां पे आपके पास आज तो हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम किसी किसी का रिजेक्ट कर देता है। ह्यूमन हेल्थ में हमने अच्छे से पढ़ा है, तो उसके क्या करने के लिए हम वहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए ले आ रहे हैं, सो दैट रिजेक्शन ना हो। फिर एग्जाम्पल आता है स्टेटिन्स का। स्टेटिन्स आपका कौन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट, ठीक है। कौन कर, जैसे
देखो हर चीज याद करनी, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर किसने कराया था, फंगस ने कराया था। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था, ब्यूटाइलिकम बैक्टीरियम था। सिमिलरली मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट का एग्जांपल है, जिससे हम क्या कराते हैं, स्टेटिन्स प्रोड्यूस कराते हैं, जो कि काम करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करने का काम करता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम कराने का काम कौन करता है, आपके पास स्टेटिन्स एंजाइम उनका काम करते हैं। कैसे ये काम करते हैं, आपकी बॉडी में जो भी चीजें कोलेस्ट्रॉल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये क्या करते हैं, उन्हीं को जाके मार देते हैं, उन्हीं को जाके बिल्कुल कम कर देते हैं, सो दैट कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाए। जिसको हम सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे एक्ट, इट कैन एक्ट एज एन, सिंपली बोलो तो ये आपका एक कॉम्पिटिशन वहाँ पे जाके करते हैं, सो दैट आपके पास वो चीज जो है वो घट जाए। आप बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वगैरह के बारे में। तो इस तरीके से आपके जो स्टेटिन्स वाले एंजाइम होते हैं वो आपके जो है वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये पैराग्राफ, लाइक इसके आगे तो हम लिख सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई। मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए किसकी तरह एक्ट करता है, इट कैन एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। फिर उसके बाद लाइपेसेस और प्रोटीएसेस एंड पेक्टिनेसेस का मैंने आपको बताया। क्लियर, क्लियर हुआ, बताओ सब बताओ, क्लियर हो गया। ठीक है अनीश शिव, और बताओ। ठीक है, गुड, ठीक है, चलो। अच्छा, एसटीपी से पहले हम बायोगैस पढ़ लें, बताओ क्या कहते हो। एसटीपी से पहले बायोगैस पढ़ लें, बताओ बायोगैस पढ़े पहले। अगर मान लो हमारा आज चैप्टर खत्म भी नहीं होता तो फिर ये हो जाएगा ना, एसटीपी एक नया टॉपिक है तो उसको फिर हम अच्छे से ब्रीफ में स्टार्टिंग में आएंगे जोश के साथ, उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस हमारा कम रहता है तो इसलिए मैं डेली कम कम करा रही हूँ। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा तो मैं क्लास हमारी एक्सटेंड करती नहीं ना। ठीक है, सिलेबस बहुत कम रहता है। अगर हम लाइक जैसे हमारा शेड्यूल चलता है ना उस अकॉर्डिंग हम चले तो हमारा 20 अक्टूबर तक ही हमारा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अपना बायोगैस वाला। ठीक है, देखो बायोगैस क्या होती है, मिक्सचर माना जाता है गैसेस का, जिसमें आपको सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, हाँ अभी लास्ट तो नहीं देखते हैं लेकिन इसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो बायोगैस हमारा माना जाता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस में हमें बहुत ज्यादा गैसेस का मिक्सचर दिखता है। ठीक है, जिसमें हम अगर सबसे ज्यादा बोले तो सबसे ज्यादा हमें मीथेन मिलता है। बायोगैस में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है, फटाफट से लिख दो, क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मीथेन मिलता है। मीथेन CH4 होता है, सबको पता है ना। जो कि कैसे बनता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनता है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स यहाँ पे वर्क करेंगे, अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी वहां पे समझ जाएगा कैसे माइक्रोब वगैरह वर्क करते हैं, जिसको हम एज एन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। बायोगैस को आप एज एन फ्यूल की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो बायोगैस होती है हमारी वो इनफ्लेमेबल गैस मानी जाती है, और इनफ्लेमेबल नेचर होने की वजह से आप इसको एज एन फ्यूल की तरह इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर लिख रखा है यहाँ पे माइक्रो। अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो बायोगैस में हम देखेंगे यहाँ पे आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे चलेगी। ठीक है, अब कौन सी आपकी गैसेस किस टाइम पे निकल रही है ना, वो आपके डिपेंड करती है कि किस तरह का आप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो, किस तरह का आप सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो। अगर आपने चलो छोड़ो, इकोलॉजी में आएगा वो चीज। ठीक है, जैसा भी आप सबस्ट्रेट यूज करोगे ना उसी अकॉर्डिंग जो है आपकी गैस जो है वो निकलती है। अभी यहाँ पे लिखा भी, द टाइप ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट विच यू यूज। ठीक है, फिर लिख रखा है यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था डो में, चीज मेकिंग में हम वो चीजें क्यों डेवलप करती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2। फिर लिख रखा है हाउ एवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 एंड हाइड्रोजन। देखो जो भी अब सेलुलोसिक, देखो अगर आप कैटल्स वगैरह की बात करो, कैटल्स के ना र्यूमन, जैसे कैटल्स के 4 रीजन होते हैं, 4 रीजन पे जाने की जरूरत नहीं है। कैटल्स वगैरह जो होते हैं उनका जो र्यूमन वाला एरिया होता है वहां पे ना उनकी लाइक बॉडी में उनको सेल्यूलेस एंजाइम उनकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो अगर जैसे जो कैटल्स वगैरह होती है वो ग्रास वगैरह खाती है, पत्ते वगैरह खाती है, जिनसे उनकी बॉडी को ना सेल्यूलोस मिलता है, और उनकी बॉडी में सेल्यूलेस ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि उस सेल्यूलोस को तोड़ता है और उनकी डाइजेशन कराता है। अब हम क्यों नहीं पत्ते वत्ते खा सकते, हमारे अंदर सेल्यूलेस एंजाइम नहीं है, इसलिए हम जो है पत्ते वगैरह नहीं खा सकते, हमारे डाइजेशन वहां पे उस चीज की हो नहीं पाती। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रखा है विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोस मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके उस सेलुलोस वाले मटेरियल के ऊपर एनारोबिकली मींस विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, और क्या क्या गैसेस प्रोड्यूस कराते हैं, CO2 प्रोड्यूस कराते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कराते हैं। और इन सभी गैसेस को CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, इन सारी जो सारी चीजें होती हैं आपके पास, क्या चीज बनवाती है आपके पास, बायोगैस जो है वो बनवाती है। ठीक है, और इन बैक्टीरिया को जो भी आपके पास एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोसिक मटेरियल के ऊपर, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। और इसका जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, मीथेनोबैक्टीरियम। फटाफट से कमेंट से बताओ कौन सा नाम है उसका, मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, सेल्यूलोज कंटेंट से बायोगैस ज्यादा
सेलुलोज कंटेंट से बायोगैस ज्यादा मिलता है और नाइट्रोजन कंटेंट से कम। हाँ ठीक है। अभी हम इनफैक्ट यहाँ पे ये भी देखेंगे, जो आपके पास CO2 हाइड्रोजन मैंने बताया ना, ये चीजें जो गैसेस वाला होती हैं, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी प्रिपेयर होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से भी प्रिपेयर होता है। ठीक है, रियाज जागृति का आ गया। बाकी यार माना ये चैप्टर बोरिंग है, बट इतना भी बोरिंग नहीं है। ठीक है, गुड। चलो देखो, फिर आता है दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। अब आपको ये तभी समझ आएगा जब हम एसटीपी पढ़ेंगे, स्लाइन को अभी के लिए छोड़ दो। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन में मिलते हैं, सेलुलोसिक बैक्टीरिया में होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन बींग्स इसको क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। दस द एक्सक्रीटा कॉमनली कॉल्ड गोबर, गोबर सबको पता है, इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। जो आपका डंग वगैरह होता है, डंग मतलब जो काउस का जो डंग होता है, जिनको हम गोबर वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, उनमें जनरली आपको ये वाला बैक्टीरिया मिलता है। कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? मीथेनोजन वाला बैक्टीरिया मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी जो ह्यूमन वाले एरिया में आपको ये वाला बैक्टीरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से आप गोबर गैस, जिसका दूसरा नाम बायोगैस होता है, आप इसकी प्रोडक्शन करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डंग। ठीक है, डंग का मतलब गोबर। ठीक है, डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस, मैं बता चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्चुअल प्रोसीजर की, कैसे आपका जो मेन बायोगैस है वो एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, आता है यहाँ पे आपके, देखो यहाँ क्या लिख रखा है, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक विच इज अबाउट 10 to 15 मीटर का डीप रहता है, इन विच बायोवेसेस आर कलेक्टेड एंड डंग ऑफ स्लरी इज फेड। ये देखो ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे आप जनरली क्या यूज करते हो, 10 to 15 मीटर आप डीप यहाँ पे एक अपना डाइजेस्टर यूज करते हो। यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, स्लरी यूज करते हो। ये देखो यहाँ लिख रखा है ना स्लरी। स्लरी एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपने डंग को मिक्स कर देते हो पानी के साथ, तो एक तरह से वो स्लरी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे वही लिख रखा है कि हम स्लरी लेंगे सबसे पहले, यही यहाँ पे लिख रखा है, हम पहले स्लरी लेंगे। स्लरी को पहले, चलो आपको प्रोसीजर ही बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, स्लरी हम यहाँ पे लेते हैं, स्लरी हम जैसे लेते हैं, इसको हम क्या कराते हैं, आपको पाइप दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है आउटलेट, ये पाइप से दिख रही है ना, इसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास डाइजेस्टर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। डाइजेस्टर के अंदर हमें ऑलरेडी कुछ यहाँ पे माइक्रोब्स ऑलरेडी यहाँ पे मिलते हैं। जैसे ये स्लरी वगैरह हमारे पास आएगी, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, दोनों ने हमारे पास यहाँ पे दोनों ने मिलकर बनाया स्लरी। जैसे ही मेरे पास ये और यहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट है, ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे कुछ आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, हमने यहाँ पे ना कुछ ऐसे एक फ्लोटिंग कवर लगा रखा होता है। फ्लोटिंग कवर नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये फ्लोट करता रहेगा। दैट मीन्स जैसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटी आपकी चलती है ना, साथ साथ आपके पास ना गैस निकलती जाती है। और जैसे आपकी गैस निकलेगी, तो आपके पास ये जो फ्लोटिंग कवर है ये उठता रहेगा, जैसे गैस कम हो जाएगी बैठ जाएगा, इस तरह से ये फ्लोट करता रहता है। इस चीज को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग कवर। ठीक है, फिर क्या होता है, जो भी आपने लाइक डंग आपने यूज कर लिया वो ठीक है। उसके बाद डंग को आप, जो एक्स्ट्रा डंग है आप उसको बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन जो आपने यहाँ पे डंग यूज कर लिया ना, जिसका नाम हम लिखते हैं स्पेंट स्लरी, आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है स्पेंट स्लरी, उस स्पेंट स्लरी को हम क्या करते हैं, इस वाले स्लज में हम डालते हैं, ताकि आप इस वाली स्लरी को जब आप बाहर लेके जाओगे, तो आप इसको एज एन फर्टिलाइजर की तरह क्रॉप्स वगैरह में यूज कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है इट बेसिकली बायोगैस किस किस गैसेज में रिच होते हैं, जो कि न्यूट्रिशियस वगैरह मानी जाती है। साथ साथ मान लो आपके पास यहाँ पे जो गैस, ये आपके पास माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखा रखी है, आपके पास मान लो जैसे ही अगली गैस वगैरह प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे आपको लिखा रखा है आउटलेट, ये आपके पास सबसे पहला वाला आउटलेट है। इस आउटलेट के थ्रू आपके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा घरों में, ठीक है, घरों में अब क्या होता है, जैसे आपकी बायोगैस यहाँ पे प्रोडक्शन हुई, बायोगैस की प्रोडक्शन हुई, फिर क्या होता है घरों में जो है इस वाली आउटलेट के थ्रू क्या होता है, बायोगैस को पहुंचाया जाता है घरों में। फिर घरों में ये चीज यूज होती है, क्यों यूज होती है, बिकॉज इट्स एन इन्फ्लामेबल टाइप ऑफ गैस। बायोगैस जो होती है वो इन्फ्लामेबल गैस मानी जाती है, जिसको आप कुकिंग में, लाइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो वही लिख रहा है, आप इसको फ्लोटिंग कवर आप स्लरी के ऊपर रखोगे, वही बात लिख रखे जो कि उठता रहेगा, जैसे जैसे आपकी गैस निकलेगी आप इसको पढ़ सकते हो। बायोगैस के पास आउटलेट होता है विच इज कनेक्टेड टू पाइप, आउटलेट भी आपका पाइप से कनेक्टेड होता है, जो कि आपको सप्लाई करता है कि बायोगैस को आसपास वाले घरों में। स्पेंट स्लरी को आप रिमूव कर सकते हो, दूसरी ये सेकंड आउटलेट है, दूसरी आउटलेट से आप स्पेंट स्लरी को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको आप बाद में फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, गांव के एरियाज में जाओगे, गांव के एरियाज में ज्यादा आपको काउस बफेलोस वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे हम जनरली बोले तो हमें वहाँ पे स्लरी वगैरह अच्छे से ज्यादा अमाउंट मिल पाती है। इसलिए जो मेन टेक्निक्स होती है वो जनरली हम बोले तो विलेजेस वगैरह में ही होती है। ठीक है, सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। द बायोगैस दस प्रोड्यूसेस यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, अभी आपको मैंने बताया बिकॉज इट्स इन्फ्लामेबल। फिर लिख रखा है द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI एंड योर KVIC। इनकी फुल फॉर्म अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने ये वाला प्लांट, जो हमने पूरा बायोगैस प्लांट बनवाया है, हमने ये किस वजह से हमने बनवाया, फिर जो हम टेक्निक्स लगा रहे हैं सो दैट मोर एंड मोर प्रोडक्शन हो पाए आपकी बायोगैस की, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है, सिर्फ आपकी IARI की वजह से और KVIC की हेल्प से आपको ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कमेंट्स में तो लिखोगे नहीं, बहुत लाइक वो है, बड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, फिर लिख रहा है कि अगर आपका स्कूल पास में हो तो जाओ और वहां पे देखो, बस ये लिख रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बायोगैस वाला खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ, बताओ।
क्वेश्चन अगर मेरे पास, यस, बताओ क्लियर हो गया? क्वेश्चन करें या आगे करें? बताओ बताओ, क्वेश्चंस करें या आगे करें? सीवेज रह गया, बायो कंट्रोल रह गया, बायो फर्टिलाइजर रह गया। बताओ क्वेश्चन करना है या फिर चैप्टर पढ़ें आगे? वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ये भी खत्म करा दूंगी, साथ साथ इवोल्यूशन भी स्टार्ट करा दूंगी सैटरडे को, बट फिर ऐसे वो हो जाता है, घिचपिच हो जाता है बिल्कुल। साथ में एक चैप्टर ही साथ साथ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो तो वही अच्छा रहता है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक खत्म कर लेंगे। फिर हमारा अगर ट्यूसडे को क्लास होगी तब हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, यस देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम? एसिटोबैक्टीरियम, एंटीबायोटिक्स, चलो तुम बताओ। बताओ यहाँ पे बताना है, करेक्ट आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच पेयर है। ठीक है बिलिप्सा, ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे। ओके ओके डोरामी बताओ, चलो क्वेश्चन आ गया, बताओ। अभिलिप्सा, डोरमी, जागृति, भावना भी हमेशा, शिव, अनीश, और कौन रहा था अभी? DG21 भी अभी, अच्छा वो रिकॉर्डेड देखता था। ठीक है, रियाज, जिया, ठीक है, सारे रेगुलर वाले हैं। डोरमी, प्राची कहाँ गई? चलो चली गई होगी शायद वो, है ना। चलो ये सारे रेगुलर रहते हैं, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, तुम्हारा नीट तो ना पक्का निकलेगा, तुम लिख के ले, मतलब बायो, देखो बायो की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, जो टेस्ट मैंने बनाया ना इस बार, सिंपल सा टेस्ट बनाया है। ठीक है, इतना मुश्किल मैंने टेस्ट नहीं बनाया। अब तुम्हें देखो, मैं सोर्स तो नहीं बता सकती मैंने कौन सा सोर्स लिया एक्चुअल में जहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके, बट ईजी बनाया है। ठीक है, अच्छा तुम डी कह रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। सेक्रोमाइसिस सर्विशिया इथेनॉल बनाता है, बिल्कुल ठीक है। एसिटोबैक्टीरियम एसिड तो एसिटिक एसिड के लिए होता है, जो कि एसिड एंटीबायोटिक थोड़ी ना, तो गलत हो गया। मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड के नहीं होता, गलत हो गया। पेनिसिलिन नोटेटियम एसिटिक एसिड नहीं होता, गलत हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, चूज द इनकरेक्ट पेयर। लाइपेसिस यूज इन डिटर्जेंट्स फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। पेक्टिनेसिस प्रोटीएस यूज इन क्लैरिफाइंग बॉटल जूसेस, ये भी ठीक है। स्टेटिन्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम, बताओ क्या कहोगे इसका आंसर? बताओ आंसर बताओ इसका। नन ऑफ दीज, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका डी। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्लोट ब्लस्टर, अभी बताया था, डायग्राम भी बताया था, सुंदर सुंदर हार्ट बना के। बताओ क्लोट ब्लस्टर की तरह हम किसको यूज करते हैं, कौन सा ऐसा एंजाइम था? अरेबिक कैलीग्राफी, अभी आए हो? चलो ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, वेरी गुड। ठीक है, बी किस, अच्छा बी किसी ने नहीं कहा, मेरे को लगा बी का। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, गुड। ठीक है, मार्क नहीं कर पा रही, तुम इसको खुद देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ब्लैंक स्पेसेस, आपको ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि फंगस है, तो ऐसा कौन सा फंगस है साइक्लोस्पोरिन के लिए जिसका साइंटिफिक आपको नाम बताना है। मेडिकल एप्लीकेशन, चलो इसका आंसर कमेंट में बता के जाना, बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ने में टाइम लगेगा, इसका आंसर कमेंट से बता के जाना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, मोनास्कस परप्यूरियस इज अ ईस्ट यूज कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। मोनास्कस परप्यूरियस जो हमने बनवाया था, उसको हमने किसमें, किसकी हेल्प, क्या चीज हमने बनवाई थी, बताओ। मोनास्कस परप्यूरियस बताया था ना, ईस्ट हमने ली थी, किस चीज में हमने इसको यूज किया था, अभी लास्ट में आते थे पढ़े हमने, बताओ सब। ठीक है, और बताओ। अभिलिप्सा शिव, ठीक है, बाकी बताओ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम अब सैटरडे को इतने अच्छे से करेंगे ना, जहाँ कंफ्यूजन होती है ना, एरोबिक स्लज क्या है, एनारोबिक स्लज क्या है, डाइजेस्टर क्या है, सेटलिंग टैंक क्या है, फ्लॉक्स क्या है, लिटरली बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो आज आए हैं अच्छे से अटेंड करना वो सेशन। ठीक है, परसों ही हमारा होगा। ठीक है, सिलेबस हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसमें भाग नहीं रही बिल्कुल भी, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपका क्लियर हो जाए बस। ठीक है, भागेंगे नहीं, सिलेबस 20 अक्टूबर तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ डी, ठीक है सबका। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिन्स की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा था? अगेन सेम बात आ गई, स्टेटिन छोड़ो इस क्वेश्चन को। चलो ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। वो वाला क्वेश्चन पढ़ा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, उसका आंसर कमेंट से बता के जाओगे। इसका बताओ लास्ट सेकंड क्वेश्चन, फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। हाँ 31 का तो ठीक है, आगे बताओ 32 का बताओ। इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है। मोनास्कस पर भी ईज लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट।
अच्छा 31 का बता रहे हो, ठीक है। 32 का बताओ। 32C क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, हाँ ठीक है। ठीक है, यही हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी, गलत हुई। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटालिकम आपके पास ये लाइपेज के लिए नहीं होता, लाइपेज तो एक एंजाइम है, ठीक है। ये वाला बताओ चलो। विच इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, ऐसी कौन सी आपके पास चीजें हैं जिनको आप माइक्रोब से प्रिपेयर कराते हो? बताओ, सारे ही आंसर हैं यहाँ पे तो। एंटीबायोटिक से प्रिपेयर कराते हैं। अच्छा इंडस्ट्रियल पूछा है, इंडस्ट्रियल पूछा है, ये तो हमने देखा ही नहीं। इंडस्ट्रियल पूछा है, ध्यान से करना भी इस चीज को। बताओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बताओ इसका आंसर, फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो लेक्चर होगा सैटरडे को, सबने अटेंड करना है। कमेंट्स पे अपना आंसर बता के जाना, फीडबैक बता के जाना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 33 का सी कह रहे हो, सी फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कर लेना इसको मार्क, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, लेक्चर मैंने पढ़ लिया। लास्ट अब नेक्स्ट में हम अपना बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे एंड आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ेंगे। और फिर आपके पास केवला समरी करेंगे, ठीक है। क्लियर? जिसने पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है वो ले सकता है। काजल 123 आपको कोड लगाना है, आपको सिर्फ 4000 रुपीज में फॉर द होल ईयर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। इम्यूनिटी वाला देख लेना, जिसने भी कंफ्यूजन। DG21 शायद नेचुरल एक्टिव लिखा था, देविका ने एक्टिव लिखा था, और बाकी का मुझे याद नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो तुम लीव कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स में आंसर सब बता के जाएंगे, ओके। ओके शिव, ओके जिया जागृति, ठीक है। कमेंट्स में आंसर बता के जाना सब, ओके। ओके